हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के बेसलाइन टेस्ट में पूछे गए सभी बहुविकल्प प्रश्नों को सचित्र समझाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपकी पूर्ववत कक्षाओं की विषय वस्तु का अध्यापन तो होगा ही, साथ ही साथ वर्तमान तथा भविष्य की कक्षाओं की भी तैयारियां होगी। इस वीडियो को पूरा देखें तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी गई लिंक के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों के प्रश्न मंच में भाग लें तथा अपना मूल्यांकन करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम बेसलाइन टेस्ट के प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। मनुष्य के आहार नाल में पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? ये मनुष्य का पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र कई भागों या अंगों से मिलकर बना होता है। इसमें जो सबसे लंबा और कुंडलित भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम छोटी आंत कहते हैं। इसमें ढेर सारे इसकी आंतरिक दीवारों में इस प्रकार ढेर सारे उंगलीनुमा प्रवर्ध या रसांकुर पाए जाते हैं। इसके कारण छोटी आंत की आंतरिक सतह का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है तथा अवशोषण की क्रिया आसानी से होती है। तो रसांकुरों की उपस्थिति के कारण ही भोजन का अवशोषण छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य के मुंह में कुल दांतों की संख्या 32 होती है, जिन्हें संरचना और कार्यों के आधार पर 4 भागों में बांट दिया गया है। पहले फावड़े की तरह चपटे दांतों को हम इंसाइजर कहते हैं। ये भोजन को काटने का काम करते हैं। गैंती की तरह नुकीले दांतों को हम कैनाइन टीथ कहते हैं। ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। इसी की तरह हमारे मुंह में 2 प्रकार के दांत और पाए जाते हैं, जिन्हें प्रीमोलर तथा मोलर कहते हैं। ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार हमारे मुंह में कुल 4 प्रकार के दांत हैं। संरचना और कार्यों के आधार पर भोजन को काटने वाले इंसाइजर, भोजन को फाड़ने वाले कैनाइन तथा भोजन को चबाने वाले प्रीमोलर एवं मोलर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त रक्त किससे प्रभावित होता है? तो मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की रुधिर नलिकाएं होती हैं, नीले रंग की सिराएं तथा लाल रंग की धमनियां। लाल रंग की धमनियां हृदय से निकलती हैं तथा ऑक्सीजन युक्त लाल रुधिर को शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो उत्सर्जन तंत्र के अंगों को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। ये मानव का उत्सर्जन तंत्र है, जो रुधिर को छानता है और रुधिर में से उत्सर्जी पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। इसका मुख्य अंग है वृक्क। यही रुधिर को छानने और मूत्र को बनाने का कार्य करते हैं। तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग हुआ वृक्क या किडनियाँ। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन तथा पानी के परिवहन के लिए 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें हम जाइलम तथा फ्लोएम कहते हैं। जाइलम जल को नीचे से ऊपर अर्थात जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाते हैं, जबकि फ्लोएम पत्तियों में बनने वाले भोजन को ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में पहुंचाने का काम करते हैं। इस प्रकार पौधों के जड़ एवं तनों में मिलने वाले संवहनी ऊतक जाइलम के द्वारा जल का परिवहन नीचे से ऊपर अर्थात जड़ों से पत्तियों की ओर किया जाता है। इस प्रकार हमारे सभी उत्तर हमें पता चल गए। मनुष्य के आहार नाल में पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में हो रहा है, क्योंकि इसमें रसांकुर हैं। मनुष्य के मुंह में संरचना और कार्य के आधार पर 4 प्रकार के दांत हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त लाल रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम धमनियां करती हैं। मनुष्य में उत्सर्जी अंग वृक्क है, जो रुधिर को छानकर मूत्र बनाते हैं, तथा पौधों में जा से जाइलम और जा से जल का परिवहन जाइलम के द्वारा नीचे से ऊपर किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, केंचुए में श्वसन की क्रिया किस अंग द्वारा होती है? केंचुए की त्वचा को देखें तो केंचुए की त्वचा में श्वसन अंग की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। केंचुए की त्वचा पतली, पारगम्य तथा नम अर्थात गीली या चिपचिपी होती है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन नमी में घुलकर इस पतली और पारगम्य त्वचा के माध्यम से रुधिर में पहुंच जाती है तथा रुधिर की CO2 बाहर वायुमंडल में आ जाती है। इस प्रकार केंचुए की त्वचा ही श्वसन अंग का काम कर रही है, अर्थात ऑक्सीजन लेने और CO2 को शरीर से बाहर निकालने का काम कर रही है। पौधों में पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों में 2 प्रजनन अंग होते हैं, एक नर प्रजनन अंग जिसे हम पुंकेसर और दूसरा मादा जननांग जिसे हम जायांग कहते हैं। नर जननांग पुंकेसर में पराग कणों का निर्माण होता है।
परागकण बनने के बाद स्वतः यानी अपने आप उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं या हवा, पानी, तितली तथा मधुमक्खी या किसी जानवर के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रकार पुष्प के परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो उसे हम स्वपरागण, और परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो उसे हम परपरागण कहते हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख घटक कौन से हैं? वायु प्रदूषण अर्थात वायु में अवांछित हानिकारक गैसों का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु प्रदूषण करते हैं। ये ऑक्साइड वाहनों के माध्यम से, घरों के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से, कोयला बिजली घरों के माध्यम से तथा ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं से वायुमंडल में पहुंचते हैं। इस प्रकार धुएं में मौजूद कार्बन, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु प्रदूषण करने का कार्य करते हैं। धातुएं विद्युत व ऊष्मा की किस प्रकार की वाहक होती हैं? ये देखिए, हमने एक परिपथ तैयार किया है। इस परिपथ में हमने मध्य में एक धातु की कील रख दी है। धातु की कील रखने के बाद अगर हम परिपथ को चालू करें तो यह बल्ब जलने लगता है, अर्थात धातुएं अपने में से होकर विद्युत धारा को बहने देती हैं, गुजरने देती हैं। इसी प्रकार अगर हम पानी को गर्म करें और पानी में एक लकड़ी का टुकड़ा तथा एक लोहे की धातु का टुकड़ा अगर डाल दें तो आप देखेंगे कि लकड़ी के टुकड़े का ऊपरी सिरा गर्म नहीं होगा, जबकि धातु के टुकड़े या धातु की चम्मच का ऊपरी सिरा भी कुछ समय बाद गर्म हो जाएगा और हमें उसे पकड़ने में असुविधा महसूस होगी। अर्थात धातु ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करती है। इस प्रकार धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत दोनों की ही सुचालक होती हैं। लोहे में जंग लगने की क्रिया का क्या नाम है? हमने देखा है कि अगर लोहे की बनी वस्तुओं को हम हवा में खुला छोड़ दें तो लोहे की वस्तुएं उस नमी की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर एक भूरे रंग की परत बना लेती हैं। इस भूरे रंग की भंगुर परत को ही हम जंग कहते हैं। इसका सूत्र है Fe2O3 × इसे हम फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। इस प्रकार लोहे में जब जंग लगती है तो उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की भंगुर परत बन जाती है। तो हमारे प्रश्नों के उत्तर हुए। केंचुए में श्वसन अंग है त्वचा, जो ऑक्सीजन और CO2 के लेन देन का काम करती है। पौधों में परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। वायु प्रदूषण करने के लिए प्रमुख वायु प्रदूषक उपरोक्त सभी हैं। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, विद्युत तथा ऊष्मा को अपने में से होकर बहने देती हैं तथा लोहे पर जंग लगने के द्वारा बनने वाला भंगुर ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड होता है, जो सामान्यतः भूरे रंग की एक परत है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो यह दूधिया क्यों हो जाता है? ये देखिए, चित्र में दिखाया गया है। पहली परखनली में चूने का पानी है जिसे हम CaOH भी कहते हैं। हमने अपने मुंह के द्वारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करी। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि परखनली के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का सफ़ेद अघुलनशील अवक्षेप तैयार हो गया है। कैल्शियम कार्बोनेट के सफ़ेद अघुलनशील अवक्षेप के कारण ही चूने का पानी दूधिया या मिल्की रंग का हो जाता है। लेकिन यदि हम बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें, ज़्यादा CO2 प्रवाहित करने पर यह CaHCO3 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है। ये घुलनशील होता है और पुनः हमारा विलयन रंगहीन हो जाएगा, उसका दूधिया रंग चला जाएगा। तो इस प्रकार अगर चूने के पानी में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें कम मात्रा में तो कैल्शियम कार्बोनेट के सफ़ेद अवक्षेप के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaHCO3 में बदलकर उस विलयन को पुनः रंगहीन कर देगा। तो चूने के पानी के दूधिया होने का कारण है CaCO3 के सफ़ेद अघुलनशील अवक्षेप का बनना। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है जिसे हम कांच की शीशियों में भरकर प्रयोगशालाओं में रखते हैं। इस अम्ल को गंधकाम्ल भी कहा जाता है, जिसका उपयोग कई रासायनिक क्रियाओं तथा धातु को घोलने के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? यदि हम किसी तरल विलयन में से प्रकाश पुंज को प्रवाहित करें
तो हम पाएंगे कि उस तरल विलयन में प्रकाश पुंज फैल गया है तथा एक शंकुनुमा सफ़ेद क्षेत्र बना रहा है। किसी विलयन में से अगर हम प्रकाश को गुजारें और उस विलयन के अंदर सफ़ेद रंग का एक शंकुनुमा क्षेत्र बन जाए तो इस क्षेत्र को हम टिंडल क्षेत्र तथा इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। सामान्यतः विलयन अर्थात पानी में नमक या शक्कर के घोल में टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन कोलाइडी विलयन अर्थात दूध तथा निलंबन अर्थात पानी में चौक या आटे का बुरादा डालने पर जो विलयन बनता है उसमें स्पष्ट टिंडल क्षेत्र देखने को मिलता है, क्योंकि विलयनों के कण आकार में छोटे जबकि कोलाइड और निलंबन में विलय के कण आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। जब प्रकाश इसमें से होकर गुजरता है तो इन कणों से टकराकर फैल जाता है, जिससे यह टिंडल क्षेत्र बनता है। अर्थात टिंडल प्रभाव की घटना प्रकाश के फैलने या प्रकीर्णन के कारण संभव हो पाती है। निम्नलिखित में से लैक्टिक अम्ल किस अम्ल में उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल दिए गए चारों विकल्पों में अम्ल है। सामान्यतः खट्टे पदार्थों में अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन नींबू में मिलने वाले अम्ल को हम सिट्रिक अम्ल, जबकि संतरे में मिलने वाले अम्ल को हम एस्कर्बिक अम्ल कहते हैं। लैक्टिक अम्ल सामान्यतः दूध से बने हुए दही में पाया जाता है। दही में ही लैक्टिक अम्ल क्यों होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूध में लैक्टोज शुगर होती है। सूक्ष्म जीवाणु इस लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके उसे लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण अब हमारा दही खट्टा हो जाता है। तो दूध की लैक्टोज शर्करा के लैक्टिक अम्ल में बदल जाने से ही दही बनता है, दही खट्टा होता है, अर्थात दही में उपस्थित अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटी के डंक में उपस्थित है? चींटी अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, अपने बचाव के लिए डंक के माध्यम से किसी को काट सकती है। जब चींटी अपना डंक किसी व्यक्ति या मनुष्य की त्वचा में गड़ाती है तो वहाँ पर हमें जलन, खुजली होने लगती है, वो स्थान फूलकर लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जो डंक गड़ाया गया है उसमें एक अम्ल होता है जिसे हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। इसी फॉर्मिक अम्ल के कारण फिर हमें उस स्थान पर जहाँ पर चींटी का डंक लगा है जलन और खुजली होती है। अक्सर हम उस जलन और खुजली से बचने के लिए हम क्षारीय चीज़ों को वहाँ पर लगा लेते हैं। या तो हम हमारे घर में मौजूद मीठा सोडा या साबुन या पेस्ट को उस स्थान पर लगा लेते हैं, क्योंकि मीठा सोडा, साबुन तथा पेस्ट ये क्षार होते हैं और ये उस फॉर्मिक अम्ल को उदासीन कर देते हैं। तो इस प्रकार चींटियाँ अपनी आत्मरक्षा के लिए डंक लगाती हैं और उस डंक को लगाने के बाद हमें उस स्थान पर जलन और खुजली होती है, क्योंकि उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल मौजूद होता है। इस प्रकार हमें अपने 5 प्रश्नों के उत्तर मिल गए। चूने के पानी के दूधिया होने का कारण है उसमें सफ़ेद अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट का बनना। सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल का सूत्र है H2SO4। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण देखने को मिलता है। प्रकाश कोलाइड और निलंबन के बड़े कणों से टकराकर फैल जाता है। दूध से बने दही में लैक्टिक अम्ल होता है जिसके कारण दही खट्टा महसूस होता है तथा चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है जिससे हमें डंक लगे हुए स्थान पर जलन व खुजली होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे 16वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सूर्य से हम तक ऊष्मा निम्न में से कौन से प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? तो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह 3 विधियों द्वारा जाती है, जिन्हें हम विकिरण, संवहन और कंडक्शन यानी चालन कहते हैं। संवहन और चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। कंडक्शन या चालन के लिए हमें ठोस माध्यम चाहिए और इसके द्वारा ऊष्मा एक सिरे से दूसरी सिरे तक पहुंच जाती है। जबकि संवहन के लिए हमें द्रव या तरल माध्यम चाहिए, जैसे वायु और पानी, जिसमें अणु गति करते हैं और पूरे पानी या हवा को गर्म कर देते हैं। तीसरी विधि है ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की, वो है विकिरण के माध्यम से। विकिरण के माध्यम से ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात बिना माध्यम अर्थात ठोस, द्रव या गैस के ही ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। तो सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर है और बीच में निर्वात है, अर्थात कोई माध्यम नहीं है, फिर भी सूर्य की ऊष्मा हम तक पहुंच रही है। किस माध्यम से पहुंच रही है? रेडिएशन या विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। तो इस प्रकार संवहन ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं, जिन्हें हम विकिरण, संवहन और चालन कहते हैं। इसमें से विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए सूर्य से ऊष्मा हम तक विकिरण या रेडिएशन के माध्यम से ही पहुंचती है।
अगला प्रश्न है हमारा, दो अलग अलग द्रव्यमान की गेंद समान वेग से आ रही हैं, कौन सी गेंद को रोकने में अधिक बल लगेगा। ये लीजिए, दो गेंदें हैं जो अलग अलग द्रव्यमान की हैं, एक बड़ी और भारी तथा एक छोटी व हल्की। ये दोनों एक समान वेग v से आ रही हैं, तो हमें किस बॉल को रोकने में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट विथ अ ग्रेटर मास हैव मोर इनर्टिया, इट टेक मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन। अर्थात बल जड़त्व पर निर्भर करता है। दोनों बॉलें लुढ़क रही हैं, अर्थात दोनों में गति का जड़त्व है, और जड़त्व सामान्यतः वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। वेग दोनों का एक समान है, लेकिन दोनों के द्रव्यमान में अंतर है। एक का द्रव्यमान ज़्यादा और दूसरे का द्रव्यमान कम है। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, अर्थात जो बॉल भारी है, उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। आप खुद देख सकते हैं, अगर एक साइकिल आपकी ओर आ रही है और एक मोटरसाइकिल आपकी ओर आ रही है, दोनों समान वेग से आ रही हैं, तो साइकिल की तुलना में मोटरसाइकिल को रोकने में आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर एक बहुत बड़ी वस्तु एक जगह पर रखी हुई है और एक छोटी वस्तु रखी हुई है, यानी एक बड़ी अलमारी और एक छोटी अलमारी, तो आपको बड़ी अलमारी को खिसकाने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के बल जड़त्व पर निर्भर करता है और जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा, उसका जड़त्व ज़्यादा, तो उस पर लगने वाला बल भी ज़्यादा होगा। बल द्वारा आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, बल के द्वारा आप वस्तुओं को खिसका सकते हैं, अर्थात स्थिर वस्तु को चला सकते हैं और गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकते हैं। इसके अलावा चल रही वस्तु के वेग में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तेज चल रही वस्तु को धीमा और धीमी चल रही वस्तु को तेज कर सकते हैं। इसके अलावा बल का प्रयोग करके आप किसी वस्तु की दिशा को भी बदल सकते हैं। गेंद आपकी ओर आई, आपने पाँव या बल्ले से बल लगाया और गेंद दूसरी दिशा की ओर चली गई। तो इस प्रकार बल का प्रयोग करके हम वस्तुओं को गतिशील कर सकते हैं, उनकी गति का परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी दिशा का भी परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात आप बल से हर संभव कार्य कर सकते हैं। हमारे घरों में हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। यह प्रतिबिंब कैसा है? हम अपना चेहरा आईने में देखते हैं। आपने गौर किया होगा कि आईने में जो हमारा चेहरा या प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो बिल्कुल हमारी तरह ही सीधा होता है। ऊपर सिर और नीचे पांव होते हैं। तो समतल दर्पण में बनने वाली वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा होता है तथा सीधे बनने वाले प्रतिबिंबों को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो दर्पण में बनने वाला हमारा प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके रबर बाल्ब को दबाते हैं, तो ड्रॉपर में वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती दिखाई देती है और बल्ब से दाब हटाने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। क्या कारण है? ये देखिए, चित्र में दिखाया गया है। ये ड्रॉपर है। ड्रॉपर को हमने दबाया तो उसकी सारी गैस बाहर निकल गई। फिर हमने उस ड्रॉपर को पानी में डुबोया और जैसे ही उस ड्रॉपर पे से अपना हाथ हटाया, ये पानी उस ड्रॉपर के अंदर चढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान दीजिए, जब किसी ड्रॉपर को दबाया जाता है तो ड्रॉपर को दबाने से उसके अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और फिर ड्रॉपर को पुनः हम छोड़ते हैं तो ये वायु वापस इसके अंदर जाने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि बाहर वायु का दाब अधिक तथा अंदर वायु का दाब कम होता है। तो यहाँ पर वायु दाब अधिक होता है, यहाँ वायु दाब कम होता है, तो वायु अपने आप अधिक दाब से कम दाब की ओर जाने का प्रयास करती है। लेकिन इस ड्रॉपर का मुंह पानी में डूबा हुआ है, तो वायु तो अंदर जा नहीं पाती, लेकिन ये वायु पानी पर दबाव डालती है और पानी इस ड्रॉपर के अंदर चला जाता है। ऐसा ही एक प्रयोग और हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप एक गिलास लें कांच का और उसके अंदर एक मोमबत्ती को जलाएं तथा इस पूरे तंत्र को एक प्लेट में रख दें जिसमें पानी भरा हुआ है, तो मोमबत्ती जलेगी और कुछ समय बाद बुझ जाएगी। जैसे ही मोमबत्ती बुझेगी, इस प्लेट में रखा हुआ पानी इस गिलास के अंदर कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? जब मोमबत्ती जल रही थी तो मोमबत्ती ने इस कांच के गिलास के अंदर की पूरी वायु का उपयोग कर लिया, जिससे कांच के अंदर वायु कम हो गई और बाहर वायु अधिक है, अर्थात बाहर वायुमंडलीय दाब बढ़ गया। गिलास के अंदर वायु के खत्म हो जाने से वायुमंडलीय दाब कम हो गया, वायु अधिक से कम दाब की ओर बहती है। जब ये आई तो इसने पानी पर दबाव बनाया और पानी इस कांच के गिलास में ऊपर चढ़ गया। तो इस प्रकार ड्रॉपर को छोड़ने पर पानी का ड्रॉपर के अंदर चढ़ना या मोमबत्ती के बुझ जाने पर पानी का गिलास में चढ़ना, ये दोनों ही वायुमंडलीय दाब के कारण संभव हो पाता है। इस प्रकार हमारे उत्तर हमें मिल गए कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, क्योंकि विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। दो
अलग अलग द्रव्यमान की गेंदें समान वेग से आ रही हैं तो हमें भारी गेंद को रोकने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका जड़त्व अधिक है। बल द्वारा हम सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। हमारे घरों में दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब दिखता है वो सीधा तथा आभासी होता है। ड्रॉपर नोजल को छोड़ने के बाद उस ड्रॉपर में पानी ऊपर चढ़ जाता है वायुमंडलीय दाब के कारण। 5 प्रश्नों को समझा और उनके सटीक उत्तरों को जाना। बचे हुए 5 प्रश्नों के अध्ययन के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर भाग 2 को अवश्य देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने मित्रों और विद्यार्थियों को अवश्य शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।